हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे और आपके बैच का नाम है बेटा टारगेट 100 बैच। टारगेट 100 बैच में हम कंप्लीट साइंस का पैकेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाए हैं बेटा, जहां पर हम आपको पूरी की पूरी साइंस फ्री में पढ़ाने वाले हैं। आपको पता होगा हमने फिजिक्स में मोशन बहुत ही डिटेल में देखा और अब हम देख रहे हैं बेटा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर हो जाता है। आप सभी बच्चों को पता है कि जो बायोलॉजी है वो हमारी 2 ही 3 चैप्टरों में बटी हुई है और उन्हीं को हमें पढ़ना है बेटा डिटेल में, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे बेटा पढ़ने आते हैं तो पहले कुछ चीज़ों के बारे में आप जान लें। जब आप बेटा यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो ये मान के पढ़ें कि आप यहाँ पर बेटा एक क्लासरूम के अंदर जा रहे हैं। अरे ये कोई शॉर्ट वीडियो नहीं है कि आप थोड़े से वीडियो देख लिए और हो गया भाई इतने में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल खत्म हो गई, ये टॉपिक खत्म हो गया, वो टॉपिक खत्म हो गया। बेटा जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो एक क्लास रूम के अंदर जिस तरह से पढ़ाई होती है, जिस तरह से डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं बेटा, हम वैसे ही डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। हमारा टारगेट ये रहता है कि जब आप यहाँ पर पढ़े बेटा तो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की लाइन समझ में आए, आप रेफरेंस अगर यूज करते हैं तो आपको ये समझ में आए और जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने ना बेटा वो इसी क्लासरूम के अंदर से बने। तो इसीलिए जब आप यहाँ पर बेटा लेक्चर्स लेने आ रहे हैं तो ये मेंटलिटी बना लीजिए कि आप यहाँ पर डिटेल में चीज़ें पढ़ने आ रहे हैं, ना कि आप छोटी छोटी चीज़ें देखने आ रहे हैं। नहीं तो बहुत लोग वन शॉट बेटा बना रखे हैं, जाके देख लो, वहाँ से तुम्हारा काम हो जाएगा। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 2। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 किसका, बायोलॉजी का, जिसका नाम है बेटा सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम आज कवर करेंगे सेल टाइप। और सेल टाइप में आज हमें देखना है प्रोकैरियोटिक सेल को बहुत ही डिटेल में बेटा कवर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस लेक्चर को। और सबसे पहले बेटा हम सेल टाइप की बात करेंगे कि सेल टाइप्स कितने सेल टाइप्स होते हैं बेटा, ये कितने टाइप्स के होते हैं बेटा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमने बेटा सेल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। कितने टाइप्स में बेटा डिवाइड किया है हमने बेटा सेल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक को हमने कहा प्रोकैरियोटिक सेल, एक को हमने कहा यूकैरियोटिक सेल। जरा ध्यान से समझना बेटा, एक को मैंने क्या कहा प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और बेटा दूसरे को मैंने कहा यूकैरियोटिक सेल। दूसरे को बेटा मैंने क्या कहा यूकैरियोटिक सेल। अब बेटा मैं एक चीज आपको बता दूं कि पूरे चैप्टर में आपको इन्हीं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स को पढ़ना है। और आज हम बेटा तो किसको पढ़ लेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ लेंगे। देन बेटा यूकैरियोटिक सेल पढ़ने में हमें लंबा समय लगेगा, जिसे हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। पहले हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे, फिर इनमें जो सेल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे बेटा। तो इसमें तो बहुत ही लंबा समय लगने वाला है, बट आज के इस लेक्चर में बेटा मैं आपको यूकैरियोटिक सेल पढ़ा दूंगा। अब देखो किस तरह से हमने इन सेल्स के टाइप्स बनाए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट से हमने 2 टाइप्स बना दिए बेटा सेल के। एक को हमने कहा प्रोकैरियोटिक, एक को हमने कहा बेटा यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है बेटा पुराना, प्रो का मतलब होता है बेटा पुराना, और इसको मैं ओल्ड कह सकता हूं, इसको मैं ओल्ड कह सकता हूं, प्रिमिटिव कह सकता हूं, यानी ये ओल्ड टाइप की सेल है। अरे प्रोकैरियोटिक किस टाइप की सेल है बेटा, अरे प्रोकैरियोटिक ओल्ड टाइप की सेल होती हैं, जबकि बेटा यू का मतलब होता है नया, नया का मतलब बेटा न्यू। तो यानी यूकैरियोटिक का मतलब ये है कि ये बेटा न्यू टाइप की सेल है। और आज हमें बेटा ओल्ड टाइप्स की सेल के बारे में पढ़ना है, यानी आज हमें डिटेल में प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखना है। आइए इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं और फिर देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स किसमें पाई जाती हैं, किस तरह से इनका स्ट्रक्चर्स रहता है और क्या क्या हमें पढ़ना है बेटा। वो तो हमें पता चलेगा जब हम प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में देखेंगे बेटा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो आइए प्रोकैरियोटिक सेल के बेटा हम स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं और चीज़ों को समझ लेते हैं कि आखिरकार इसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है बेटा। तो अगर बेटा मैं इसके स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं तो हमें इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले बेटा कैप्सूल जैसे बनाना है। कहने का मतलब ये है कि बेटा मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, देखो ऐसे, ठीक है। ये मैंने बेटा एक कैप्सूल बना दी। अब बेटा इनमें आपको बता दूं ना, इनकी सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होगी, इनकी जो बेटा सबसे आउटर मेम्ब्रेन होगी वो तो कैप्सूल होती है, और कैप्सूल कुछ में होती है कुछ में नहीं होती है, अभी मैं लिख दूंगा बेटा।
अब फिर इसके बाद बेटा कौन सी सेल होगी, इसके बाद बेटा सेल वॉल। ये जो मैं बना रहा हूं ये बेटा मैं सेल वॉल बना रहा हूं इस चीज को। अभी मैं सबके बारे में बेटा लिखा दूंगा, सबको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सारी नोट्स आपको मैं दूंगा तो टेंशन आपको नहीं लेना है, बाकी चाहे जो ले ले। ये बेटा मैंने सेल मेम्ब्रेन बना दी, ये बेटा मैंने क्या बना दी, सेल मेम्ब्रेन बना दी। अब बेटा इससे ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, देखो आ जाओ बेटा, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होंगे, ये बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है। इसके पीछे बेटा ऐसे बड़े बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे, ये ऐसे, और कुछ बेटा ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होंगे, ऐसे देखो थोड़े से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, ये ऐसे बड़े बड़े। और अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बेटा प्लाज्म एक तरीके का भरा होगा, यानी मैं यहां पर बेटा प्लाज्म बना देता हूं ऐसे। ये जरा ध्यान से देखना बेटा, स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं ना, पहले तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट्स होते हैं बायोलॉजी में और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर ही बनाना नहीं आएगा बेटा तो फिर आपको बायोलॉजी पढ़ने से क्या ही फायदा होगा। अरे आप स्ट्रक्चर्स नहीं बना पा रहे हैं, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, किसको क्या बोलते हैं आप ये नहीं जान पा रहे हैं बेटा, तो बायोलॉजी फिर क्यों पढ़ रहे हो? समझ रहे हो ना मेरी बात को? बायोलॉजी को पढ़ना है तो आपको वेल डेवलप चीज़ें आनी चाहिए, ठीक। चलो आ जाओ। अब बेटा ये हमने जितनी चीजें अभी तक बनाई उनका एक बार नाम तो जरूर बेटा मेंशन कर देते हैं, हमने क्या क्या अभी तक बनाया तो उनके नेमिंग कर देते हैं बेटा। एक बार आ जाओ, देखो हमने क्या क्या बनाया, जरा ध्यान से देखना बेटा। हमने यहाँ पर 3 लेयर बनाई है। अरे बोलो कितनी लेयर बनाई है? तीनों अलग अलग कलर से बनाई है ताकि अच्छी तरीके से सबकी आंखों से ये दिखे बेटा। सबसे आउटर लेयर बेटा, इसको मैं कैप्सूल बोलता हूं। अरे इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं बेटा कैप्सूल बोलता हूं। इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? इसको मैं कैप्सूल बोलूंगा। सबसे आउटर लेयर बेटा क्या हो गई? कैप्सूल हो गई। देन बेटा कैप्सूल के बाद वाली लेयर को क्या बोलूंगा? इसको बेटा मैं सेल वॉल बोलता हूं। सेल वॉल बोलता हूं बेटा, सेल वॉल बोलूंगा। सेल वॉल के बाद जो तीसरी लेयर है बेटा उसको मैं सेल मेम्ब्रेन बोलता हूं। अरे बोलो क्या बोलता हूं? इसको बेटा मैं सेल मेम्ब्रेन बोलता हूं। ये आपकी 3 लेयर हो गई बेटा। ये तीनों लेयर के वर्क थोड़े थोड़े देख लो, अभी सारी बातें मैं लिखवा दूंगा और देन बेटा फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा, लेकिन एक बार आप इन तीनों के वर्क वगैरह देख लें बेटा। ये जो कैप्सूल है ना ये प्रोटेक्ट करती है, और ऐसा नहीं है कि कैप्सूल सभी में होगी। हो सकता है कि कुछ बैक्टीरियाज या कुछ प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी हों जिनके पास ये कैप्सूल ना हो, केवल उनके पास सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये कुछ में बेटा प्रेजेंट होती है और ये प्रोटेक्ट करती है बेटा। ठीक वैसे ही सेल वॉल है, सेल वॉल भी प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोटेक्ट करती हैं। वॉल का मतलब होता है बेटा दीवाल, और दीवाल क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है बेटा। तो ये सेल वॉल क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्ट करती है इस प्रोकैरियोटिक सेल को। इतनी बातें समझ में आई। देन बेटा आती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन बेटा सेमी परमेम्बल मेम्ब्रेन होती है। और सेमी परमेम्बल मेम्ब्रेन यानी यहां पर बहुत सारे सबस्टेंस ऐसे हैं जो इसको क्रॉस करते रहते हैं, अंदर जाते रहते हैं और बाहर आते रहते हैं बेटा। वो काम कौन करेगा? यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन कर रही है। अभी हम इन बातों को लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। आ जाओ। अब बेटा इसको हमने क्या कहा? देखो इन तीनों के नाम हमने अलग कलर से लिख दिए। देन बेटा इसको मैं बात करता हूं, ये अंदर वाला जो बेटा है इसको बेटा मैंने साइटोप्लाज्म कहा। इसको मैंने क्या कहा बेटा? साइटोप्लाज्म कहा। और साइटोप्लाज्म क्या है बेटा? साइटो मीन्स होता है बेटा सेल। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यहां पर साइटोफोर क्या है बेटा? साइटोफोर होता है बेटा सेल, और प्लाज्मा फोर होता है बेटा लिक्विड। यानी सेल के लिक्विड को हम क्या कहते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और बेटा मैंने बताया भी कि ये एक तरीके का बेटा लिक्विड है। जरा ध्यान से देखो ये एक तरीके का लिक्विड है कि नहीं है? बिल्कुल एक तरीके का लिक्विड है। तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आई क्या? अरे क्या इतनी नेमिंग आपको समझ में आ गई क्या? हाँ सर इतनी नेमिंग अच्छी तरीके से हमें समझ में आई। वेरी गुड बेटा। अब आगे देखते हैं। अब आपको बेटा ना यहां पर और कुछ चीजें दिखेंगी जो कि हेयर लाइक हैं। आपको दिख रहा है ये हेयर्स लाइक छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं।
ये बड़ी स्ट्रक्चर है और ये कुछ टेल लाइक स्ट्रक्चर है, टेल जैसे स्ट्रक्चर है। तो बेटा इन तीनों के नाम अलग अलग हैं, यानी आप यहां से बेटा 3 चीजें सीखने वाले हैं। पहली चीज बेटा ये जो स्मॉल स्मॉल हैं, फिर बेटा दूसरी जो इससे बड़े हैं, और तीसरी बेटा ये यहाँ पर है जो बहुत बड़े हैं बेटा, और इनको हम बेटा टेल भी बोलते हैं। तो इन सब के नाम हैं, आइए इन सब के नाम पढ़ लेते हैं। कई बच्चे बहुत बड़े डाउट में हैं, कई बच्चे बेटा और कई टीचर्स ये पढ़ा देते हैं कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको सीलिया बोलते हैं बेटा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में सीलिया नहीं पाई जाती है बेटिया। जो सीलिया होती है ना, सीलिया आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। जरा ध्यान से समझना, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं पाई जाएंगी बेटा, सीलियाज नहीं पाई जाती हैं। तो ये है तो एक तरीके की सीलिया ही, बट बेटा यहां पर इसका नाम अलग है। इसका नाम है बेटा फिम्ब्री। इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं फिम्ब्री बोलता हूं। इसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, इसे मैं फिम्ब्री बोलता हूं। क्या बोलता हूं बेटा, इसे मैं फिम्ब्री बोलता हूं। ये मैंने बेटा इसका नाम लिख दिया। मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, इसको मैं सीलिया नहीं लिख रहा, इसको मैं फिम्ब्री लिख रहा हूं। कई बच्चों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि उनको ये बताया गया होगा बेटा कि ये सीलियाज होते हैं, बट बेटा आप गूगल करेंगे ना, साफ साफ उसमें लिख कर आएगा कि सीलिया आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में सीलिया नहीं होती हैं। इनको सीलिया की जगह अलग नाम दिया गया है, जिसे हम फिम्ब्री बोलते हैं बेटा जी। क्या बोलते हैं, फिम्ब्री बोलते हैं। और फिम्ब्री का काम क्या रहता है, ये होस्ट को पकड़ती है बेटा। अब जैसे सपोज दैट कोई भी, होस्ट का मतलब क्या है, जैसे सपोज दैट कोई भी होस्ट वगैरह, जैसे कोई भी जिसको ये मार सकती है, बगल से इसके गुजर रहा है, अब इसको खाना वाना है तो कैसे खाएगी बताओ, उसको पकड़ लेगी। अब पकड़ेगी किससे बेटा, इसके पास हाथ पैर तो नहीं है, तो बेटा पकड़ने के लिए क्या है, फिम्ब्री है। फिम्ब्री होस्ट को पकड़ेंगी बेटा, फिम्ब्री होस्ट को क्या करेंगी, पकड़ेंगी। और बेटा फिर इसके बाद ये जो दूसरी वाली स्ट्रक्चर है, सेकंड वाली स्ट्रक्चर है बेटा, इसको पिली बोलते हैं। और बेटा इसकी स्पेलिंग होती है PILLI। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पिली बोलते हैं। और इनका बेटा रोल है रिप्रोडक्शन में। अभी सब कुछ लिखवा दूंगा बेटा, आपको वेल डेवलप नोट्स जो दे दूंगा, बट आपको पहले एक बार स्ट्रक्चर्स को समझ लेना है, ताकि आपको अच्छी तरीके से चीजें जब मैं पढ़ाऊं लिखाकर बेटा, तो आपको वो समझ में आनी चाहिए। क्या इतनी बातें समझ में आ गई क्या, जितनी मैंने लिखी? हाँ सर, इतनी बातें तो समझ में आ गई। इसको हम पिली बोलेंगे। और बेटा ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको बेटा मैं फ्लैजिला बोलता हूं। बेटा इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं फ्लैजिला बोलूंगा, इसको मैं फ्लैजिला बोलूंगा। इसको बेटा मैं क्या बोलूंगा, फ्लैजिला बोलूंगा। यानी फिम्ब्री, फ्लैजिला और पिली, इन तीनों के अलग अलग रोल हैं। फिम्ब्री होस्ट को पकड़ती है, पिली बेटा रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, और बेटा जो फ्लैजिला है ना, फ्लैजिला मोशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं बेटा, ये बेटा मोशन में हेल्प करते हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, सपोज दैट इसको मोशन करना है बेटा, तो वो किसकी हेल्प से करती है? अगर ऑप्शन में पूछा जाए कि मोशन किसकी हेल्प से होता है बेटा, तो आपको क्लिक करना है कौन सा वाला, फ्लैजिला बेटा। आप फिम्ब्री या पिली को क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा ये दोनों मोशन में कोई रोल नहीं देती बेटा। इनका काम है फिम्ब्री का होस्ट को पकड़ना, पिली का काम है बेटा रिप्रोडक्शन में हेल्प लेना। तो बस आपको ऐसे ही चीजों को सीखना है और ऐसे ही चीजों को समझना है। अब आ जाओ थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं और इसके जेनेटिक मटेरियल को देखते हैं बेटा। वैसे जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें जो बेटा जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए ही होता है, बट बेटा डीएनए के पास कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है, ना कोई इसके पास हाउस है। कहने का इन द सेंस ये है कि बेटा यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, यानी इसका बेटा जो जेनेटिक मटेरियल है, अरे जरा ध्यान से समझ लेना बेटा, इसका बेटा जो जेनेटिक मटेरियल है इनके बारे में बेटा थोड़ा सा समझना। बेटा इसका जो क्या है जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल बेटा क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो डीएनए बेटा प्रेजेंट होता है, बेटा डीएनए प्रेजेंट होगा इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। डीएनए बेटा किसमें प्रेजेंट होगा, डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। ये बेटा साइटोप्लाज्म था और डीएनए के पास कोई भी चैम्बर नहीं है, जिसे अभी मैंने हाउस कहा था बेटा,
कोई चैम्बर नहीं है बेटा, ये यूं ही पड़ा हुआ है, कहां पर, साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है बेटा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि मैंने आपको क्या क्या समझाया? इतनी बातें आपको समझनी चाहिए थी। अब बेटा अगर यहां पर डीएनए है ना, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो डीएनए है बेटा, ये जो डीएनए है एक मैकेनिज्म अगर आप समझ लें तो आपको कुछ बातें और समझ में आ जाएंगी बेटा। यहां पर जो डीएनए है, यहां पर मैं समझा रहा हूं बेटा, आपको एक चीज पता होगी, वैसे पता नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं सीखना, कि यहां पर जो डीएनए है बेटा, डीएनए राइबोसोम्स को बनाते हैं बेटा, राइबोसोम को बनाते हैं, साथ ही साथ बेटा ये आरएनए का फॉर्मेशन भी करते हैं, और राइबोसोम्स और आरएनए मिलकर बेटा क्या बनाती हैं, प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स तो भैया चाहिए, नहीं बताओ जिंदा कैसे रहेंगी? यानी यहां पर अगर डीएनए है तो कुछ ना कुछ राइबोसोम्स भी होंगे बेटा, इनके नाम हम राइबोसोम्स लिख देंगे। ये क्या है बेटा, राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम्स तो बेटा प्रेजेंट ही होंगे। क्यों प्रेजेंट होंगे? क्योंकि सर यहां पर डीएनए है, और अगर डीएनए है तो राइबोसोम होंगे ही होंगे, राइबोसोम्स बेटा होंगे ही होंगे। तो क्या इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब थोड़ी सी बातें और समझ लो। देखो बेटा, यहां पर जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन ऐसी स्ट्रक्चर्स भी बना लेती है, बीच बीच में ऐसे फोल्ड होकर बेटा, फोल्ड होकर ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाती है, और इस स्ट्रक्चर को बेटा मीजोजोम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको बेटा? मीजोजोम बोलते हैं। तो ये मीजोजोम जो है बेटा, इनका रोल जो रहता है, काफी रोल है बेटा, जैसे होस्ट को पकड़ना और सभी स्टोन्स को बाहर करना, अंदर करना बेटा, इस तरह में ये अपने रोल्स भी देती हैं। बट आपको केवल इतना याद रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होकर मीजोजोम्स बनाती है। किसको बनाती है बेटा? मीजोजोम्स बनाती है। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या क्या समझाया? मैंने आपको कैप्सूल समझाया, सेल वॉल समझाया, सेल मेम्ब्रेन समझाया, साइटोप्लाज्म समझाया। देन बेटा मैंने आपको बताया कि यहां पर फ्लैजिला भी होगा, पिली होगा, फिम्बरी होगा और फ्लैजिला होगा। ये तीन चीजें समझाया। फिर मैंने आपको बताया कि बेटा डीएनए प्रेजेंट रहता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, यानी इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है, और डीएनए है तो बेटा राइबोसोम्स जरूर होंगे। बेटा ये स्ट्रक्चर हो जाती है आपके प्रोकैरियोटिक सेल की। आई होप मैंने आपको बनाकर सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं बेटा। यहां पर मैं आपको फाउंडेशन लाइक पढ़ाता हूं, यानी फाउंडेशन आपका तैयार हो जाएगा अगर आप हमसे पढ़ते हैं बेटा। और कंप्लीट कोर्स के लेक्चर्स लगातार आ रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं बेटा। अभी जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर से, जब हम नेक्स्ट लेक्चर देंगे बेटा, जैसे हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा देंगे, क्वेश्चंस लेकर आ जाएंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमने जो सीखा, जो हम कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हैं, वो सारी चीजें हमें समझ में आ रही हैं। अरे आवाज वगैरह सब कुछ आ रही है क्या? हाँ सर बढ़िया आ रही है, वीडियो वगैरह सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई क्या? ये सारी बातें आपको समझ में आई? आ जाओ बेटा। अब अगर आपने इसको बना लिया हो, अगर आपने बेटा इसको बना लिया हो, तो अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। और बेटा अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तब आपको हमारा टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके ठीक है बेटा, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। जो हमने बेटा अभी तक पढ़ा उन बातों को लिख लेते हैं। और क्योंकि मैंने कहा था बेटा कि जब आप यहां पे पढ़ रहे हैं तो हम आपको कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोकैरियोटिक का डायग्राम समझा दिया और काम खत्म भैया, प्रोकैरियोटिक तो हो गया, तो ऐसा नहीं है ना बेटा। हम कंप्लीट नोट्स भी आपको देंगे और लाइंस एक्सप्लेन करेंगे बेटा। वो नोट्स आपके एनसीईआरटी, रेफरेंस और फाउंडेशन को मिलाकर हम बना रहे हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर पाएं। आइए बेटा इन नोट्स को पढ़ते हैं। मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स अभी अभी बनाई और अच्छी तरीके से बेटा डिटेल में एक्सप्लेन किया। मैंने अभी अभी क्या एक्सप्लेन किया बेटा, उन बातों को मैंने लिखा और उनको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। मैंने बताया कि बेटा जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, ये नॉट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं थी, आपको सामने दिख रही थी। अभी जब मैं यूकैरियोटिक की स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारी चीजें उसमें पाई जाती हैं बेटा। यहां पर तो गिनती की चीजें थी, आपने पढ़ ली, सिंपल सा स्ट्रक्चर था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल आर
नॉट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बेटा। एंड बेटा मैं ये कहूंगा कि इनके पास डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, यानी मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने आपको बताया भी कि इनका बेटा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, बिकॉज दे हैव नो न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है। इसीलिए बेटा इनका जो डीएनए है ना वो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है और इनके पास कोई चैम्बर नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर समझ में आ रही है, बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। मैंने कहा कि जो जेनेटिक मटेरियल है इनके पास बेटा, वो जेनेटिक मटेरियल के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। अब कोई मेम्ब्रेन होती है अगर बेटा, क्योंकि चैम्बर मेम्ब्रेन से मिलकर बने होते हैं, चैम्बर होता तो मेम्ब्रेन होती, जब चैम्बर ही नहीं है और ये साइटोप्लाज्म में यूं ही पड़ा हुआ है तो बेटा इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होगी। क्या नहीं होगी बेटा? मेम्ब्रेन नहीं होगी और ये साइटोप्लाज्म के अंदर यूं ही बेटा पड़ा हुआ होगा और फोल्डिंग फॉर्म में पड़ा होता है, क्योंकि डीएनए जब भी पाया जाएगा किसी भी सेल के अंदर बेटा तो वो फोल्ड होकर यानी पैक होकर ही पाया जाता है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। बेटा मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, टाइम नहीं लॉस करूंगा। एक बार ये डायग्राम जरा देख लो, क्या इसी डायग्राम को अभी मैंने एक्सप्लेन किया था क्या? और बढ़िया तरीके से बेटा इस डायग्राम को अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बेटा मैंने आपको क्या बताया? कुछ बातें मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, मैंने आपको बताया राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको फिम्ब्री बोलते हैं। साथ ही साथ में बेटा मैंने बताया कि ये जो पूरा का पूरा डीएनए है जिसे मैंने जेनेटिक मटेरियल बोला था बेटा, इसका नाम जरूर लिख लेना, वहां पर नहीं लिखा था मैंने, इसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड बोलते हैं। और बेटा मैंने बताया जो थोड़े से बड़े हेयर्स हैं उनको हम बेटा पिली बोलते हैं। इसको बेटा हम पिलस या पिली भी कह सकते हैं, यहां पर बेटा इसको पिली भी आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो बेटा बहुत ही बड़ी टेल है ना, इस टेल को मैंने क्या कहा? फ्लैजिला कहा या फ्लैजिलम कहा बेटा। और मैंने कहा इनमें जो लेयर्स होंगी वो कैप्सूल होंगी, सेल वॉल होंगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे बेटा मैं सेल मेम्ब्रेन भी कहता हूं। क्या कहता हूं? जिसे मैं सेल मेम्ब्रेन भी कहता हूं बेटा। इतनी सारी चीजें, इस स्ट्रक्चर को बेटा मैंने बनाकर आपको एक्सप्लेन किया और वेल डेवलप तरीके से बेटा आपको बताया। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो, सभी बच्चों के लिए कहता हूं बेटा नाम के साथ अपना कमेंट डालें, आपके कंफ्यूजन जरूर दूर किए जाएंगे बेटा, उनके आंसर्स जरूर दिए जाएंगे। आई होप इस डायग्राम को आपने समझा होगा। अब बेटा इन सभी की बात कर लेते हैं, सबके रोल्स की बात कर लेते हैं और सभी की बात कर लेते हैं बेटा। चलो आ जाओ, कैप्सूल की बात करते हैं। मैंने क्या कहा? ये जरूरी नहीं है कि कैप्सूल सभी प्रोकैरियोटिक सेल में हो, हाँ कुछ में कैप्सूल्स देखे जाते हैं। और बेटा यहां पर हमने मेंशन किया कि दिस इज एन आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, और बेटा ये कुछ ही ऑब्जर्व्ड इन सम प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कुछ ही प्रोकैरियोटिक सेल में इनको ऑब्जर्व किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल में होती हैं। दे हैव नॉट प्रेजेंट टू ऑल प्रोकैरियोटिक सेल बट प्रेजेंट इन सम प्रोकैरियोटिक सेल। आप लिख सकते हैं बेटा इस चीज को। और बेटा इसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल की। हमने कहा कि सेल वॉल हमारी आउटर कवरिंग होती है। अगर कैप्सूल नहीं है बेटा, तो कैप्सूल है अगर, तो कैप्सूल के बाद वाली कवरिंग को हमने क्या कहा था बेटा? उसको हमने सेल वॉल कहा था। तो अगर कैप्सूल है बेटा तो कैप्सूल के बाद वाली कवरिंग होगी, और ज्यादातर कैप्सूल होती नहीं है बेटा, तो ये भी बेटा क्या हो जाएगी? आउटर कवरिंग हो जाएगी। और हमने क्या कहा ना बेटा कि इसका भी वर्क क्या है? इसका भी वर्क है सेल को प्रोटेक्ट करना बेटा। सेल को प्रोटेक्ट करना इसका मेन वर्क हो जाता है। यानी ये प्रोकैरियोट्स की जो सेल्स होती हैं बेटा उनको प्रोटेक्ट करती है। और यहां पर बेटा मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा, इन बातों को जरूर लिख लीजिएगा बेटा। जो प्रोकैरियोटिक सेल होंगी ना, जरा ध्यान से समझना बेटा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल बेटा क्या है? ऑल बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सेल, यानी सभी बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल हैं। यानी हम बात करते हैं जब प्रोकैरियोटिक सेल की, यानी मैं बैक्टीरियाज की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे हाथों में बहुत सारे होंगे बेटा। यानी हम बात करते हैं जब मैं कहता हूं कि मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने ये डायग्राम आपको बनाया बेटा, ये डायग्राम
इनडायरेक्टली किसका है, एक बैक्टीरिया का डायग्राम है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं ये ओनली बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती हैं। बैक्टीरिया के सभी ग्रुप को बेटा मोनेरा में रखा गया, यानी प्रोकैरियोटिक सेल कहां पर मिल जाएंगी आपको, मोनेरा ग्रुप में मिल जाएंगी या मोनेरा किंगडम में मिल जाएंगी। तो मोनेरा में सभी बैक्टीरियाज आती हैं और बैक्टीरियाज ही प्रोकैरियोटिक सेल हैं बेटा। तो इन बातों को मेंशन आप कर सकते हैं अपनी अपनी नोट्स में बेटा। आगे बढ़ेंगे और हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। मैंने कहा जो सबसे अंदर वाली लेयर है जो साइटोप्लाज्म के टच में है, जरा ध्यान से समझो। मैंने ये कैप्सूल जब बनाई थी बेटा, जब मैंने ये कैप्सूल बनाई थी तो सबसे अंदर वाली जो लेयर मैंने बनाई थी उसके बाद बेटा मैंने ऐसे साइटोप्लाज्म बनाया था कि नहीं, बताओ ऐसे मैंने साइटोप्लाज्म बनाया था कि नहीं बनाया था। अरे बेटा ये जो सबसे लास्ट वाली लेयर रहेगी, जैसे सपोज दैट ये क्या है बेटा, ये साइटोप्लाज्म है, तो ये साइटोप्लाज्म बेटा डायरेक्ट इस लेयर के टच में होता है, यानी सबसे लास्ट वाली जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। अब आ जाओ बेटा बात करते हैं, द सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द साइटोप्लाज्म। हमने क्या कहा भैया कि साइटोप्लाज्म के चारों तरफ कौन सी सेल पाई जाएगी बेटा, साइटोप्लाज्म के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन वाली लेयर पाई जाएंगी। और बेटा इनका जो रोल है, अगर मैं इनके रोल्स की बात करता हूं कि इनका रोल क्या है, तो बेटा ये सब्सटेंस जो होते हैं उनको गोइंग इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि जो सब्सटेंस होंगे, जैसे कोई भी मटेरियल यहां पर बेटा पड़ा हुआ है। अब क्योंकि ये सेमी परमेबल होते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये चीज आप मेंशन कर लीजिएगा। सेमी परमेबल का मतलब ये होता है बेटा कि कुछ चीजों को आने देती है और कुछ चीजों को नहीं आने देती है। तो जैसे कुछ मटेरियल्स यहां पर हैं, अब मैं आपको सेमी परमेबल का मतलब बता देता हूं। सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है, देखो ये कुछ मटेरियल्स हैं और बेटा ये कुछ मटेरियल्स हैं। अब ये क्या है, ये इसको मैंने क्या कहा कि ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको मैंने कहा कि ये सेल मेम्ब्रेन है। अब बेटा अगर ये सेल मेम्ब्रेन इन वाले मटेरियल्स को तो अंदर आने दे रही है, बेटा इन मटेरियल्स को अंदर नहीं आने दे रही है, यानी बेटा ये सेमी परमेबल होने के साथ साथ सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी है। बेटा सेमी परमेबल आपने लिखा ना, यहां पर आप लिख सकते हैं कॉमा करके आप सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव बेटा सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी है, यानी ये मटेरियल्स को सेलेक्ट करती है कि किसको अंदर आने देना है और किसको अंदर नहीं आने देना है। बेटा इसके बारे में हमें बहुत डिटेल में चर्चा करनी है, और जब मैं आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताऊंगा, और वो मैं बताऊंगा 1-2 लेक्चर्स के बाद बेटा, तो उस सेल मेम्ब्रेन के पूरे स्ट्रक्चर्स में, उसके रोल्स में इन बातों को मैं मेंशन करूंगा कि किस तरह से ये सिलेक्टिव होती है, किस तरह से ये सेमी परमेबल होती है। बेटा ये हम तभी बात करेंगे ना जब हम इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, और बेटा जब मैं आपको यूकैरियोटिक सेल पढ़ा दूंगा फिर इसके बाद साथ में इन दोनों के स्ट्रक्चर्स की मैं बात करूंगा। बहुत ही सीरियल तरीके से हम चीजें क्रिएट कर रहे हैं। हफ्ते में आपकी 3 दिन क्लासेस होती हैं, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे बेटा। तो इन क्लासेस को आप जरूर अटेंड किया करिए। आपका कोर्स एग्जाम से पहले खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है, और रिवीजन भी बेटा करवाएंगे और आपको शॉर्ट नोट्स भी देंगे ताकि आप रिवाइज कर सकें एग्जाम के समय। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी बेटा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं साइटोप्लाज्म की बात कर रहा हूं बेटा। हमने क्या कहा, साइटोप्लाज्म एक तरीके का प्लाज्मा है, यानी एक तरीके का बेटा लिक्विड है, यानी मैं कह सकता हूं कि ये जेल लाइक होता है। कैसा होता है बेटा, ये जेल लाइक होता है। और अगर हम बात करते हैं कि मेनली किससे बना हुआ है बेटा, ये वाटर से बना हुआ है। साथ ही साथ में बेटा आपको जब आप साइटोप्लाज्म की बात करते हैं ना, तो साइटोप्लाज्म में बेटा बहुत सारे एंजाइम्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे, सॉल्ट आपको मिल जाएंगे, प्रोटीन्स मिल जाएंगी, आरएनए और डीएनए, और बेटा ऐसे बहुत सारी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। राइबोसोम्स वगैरह भी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। बट साइटोप्लाज्म में अगर मैं कहूं कि साइटोप्लाज्म किससे मेनली बना होता है बेटा, तो आप कहेंगे कि ये
वाटर से बना होता है, इनमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इनमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें सॉल्ट्स होते हैं। बेटा ऐसे करके आपको मेंशन करना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी, आप चीज़ों को कैच कर रहे होंगे बेटा, और आपको मज़ा भी आ रही होगी। अब बेटा वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर थी ना, 3 स्ट्रक्चर्स थी, उन तीनों की हम बात कर लेते हैं। बेटा मैंने पहले स्ट्रक्चर में पीली को लिखा और मैंने क्या कहा था बेटा, इनका कोई भी रोल मोशन के साथ नहीं है या लोकोमोशन के साथ नहीं है। बेटा इनका जो रोल है ना, ये बेटा रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और बेटा रिप्रोडक्शन में ही इनका मेनली रोल होता है। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, बट बेटा ये जो हेयर्स होते हैं ना, थोड़ा सा लॉन्ग होते हैं। और बेटा जब मैं फिम्बरी की बात करता हूं तो बेटा यहां पर मैं मेंशन करता हूं कि शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर। बेटा क्या मेंशन करता हूं कि ये शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो बेटा कहां पर होते हैं, सरफेस पर होते हैं बेटा। और ये भी बेटा कहां पर हैं, ये भी बेटा सरफेस पर हैं। जरा ध्यान से देखो, अरे इसकी पूरी सरफेस पर हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल इसकी सरफेस पर ही हैं, तो ये दोनों सरफेस पर होते हैं। बट बेटा पिली का जो रोल है वो रिप्रोडक्शन के साथ है, और जो फिम्बरी का रोल है बेटा, ये क्या करती है, ये कोई भी होस्ट आ रहा है बेटा उससे अटैच हो जाती है। कौन? फिम्बरी। और उस होस्ट को बेटा क्या करती है, इन्फेक्ट करती है बेटा, और उससे न्यूट्रिशन वगैरह भी लेती है, या मैं कहूँ से मार कर खा जाती है। तो उसको मारेगा कौन, पकड़ेगा कौन? जैसे कोई होस्ट है, इसके पास पैर हाथ नहीं है बेटा कि ये खाना ऐसे खा लेगा, तो ये क्या किसका यूज करेगा, ये बेटा इन फिम्बरीज का यूज करेगा। फिम्बरी जैसे ये फिम्बरी, जैसे सपोज दैट ये फिम्बरी है, ये होस्ट है। अब ऐसे होस्ट बढ़िया घूमते फिरते जा रहा है, ऐसे होस्ट घूमते फिरते जा रहा है, फिम्बरी ने यूं पकड़ लिया इसको, यूं पकड़ के बताओ पहले इसको मारेगा कि नहीं मारेगा, यानी पहले इसको इन्फेक्ट करेगा बेटा, जब ये मर जाएगा तो धीरे धीरे इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरह से बेटा इनका न्यूट्रिशन होता है। और आपने बेटा अगर वैसे न्यूट्रिशन आपने नहीं पढ़ा होगा, क्लास 10 में आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इसको डिटेल में समझाया जाता है। ओके ठीक है। अब बेटा देन इसके बाद कौन आता है, इसके बाद फ्लैजिला आती है। और फ्लैजिला में मैंने कहा ना कि इनका मेन रोल लोकोमोशन के साथ है। अरे इनका मेन रोल किसके साथ है, इनका मेन रोल बेटा लोकोमोशन के साथ है। और बेटा ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको ना, अरे जरा ध्यान से देखो कौन सी स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं बेटा, मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। अरे मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, ये जो बेटा स्ट्रक्चर दिख रही है, इसी स्ट्रक्चर को मैं फ्लैजिला बोलता हूं। और इन्हीं का मेन रोल है मोशन के साथ, लोकोमोशन के साथ। सपोज दैट प्रोकैरियोटिक सेल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है बेटा, तो वो इसी की हेल्प से जाती है। और बेटा अगर हम बात करते हैं फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला बेटा क्या ह्यूमंस में भी होते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, हमारे जो स्पर्म होते हैं ना, अरे जरा ध्यान से देखो स्पर्म का डायग्राम बेटा, ये स्पर्म ऐसे होगा कि नहीं ऐसे, तो बेटा ये जो स्पर्म का ये वाला पार्ट दिखा दिया ना मैंने, इस पार्ट को बेटा फ्लैजिला बोलते हैं। और स्पर्म इसी की वजह से बेटा क्या कर पाता है, लोकोमोशन कर पाता है या मोशन कर पाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और बेटा इसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोम और न्यूक्लियोइड रीजन की, यानी मैं जेनेटिक मटेरियल की बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं राइबोसोम को पेंडिंग में रख के जेनेटिक मटेरियल की बात करूंगा। बेटा जो इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो कौन है बेटा, वो डीएनए है। डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। और बेटा जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में है, इसके पास कोई भी चैम्बर नहीं है, मैंने कई दफा आपको बताया। इसी को मैं न्यूक्लियोइड बोलता हूं, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है तो इनके पास कोई लेयर भी नहीं होगी बेटा, और चैम्बर ही नहीं है, तो ये साइटोप्लाज्म में यूं ही पड़े रहते हैं। और यही डीएनए बेटा किसको बनाते हैं, राइबोसोम्स को बनाते हैं। आप आगे चल के पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स 2 टाइप्स के होते हैं, 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम्स। लेकिन बेटा प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं बेटा। कौन से 70s राइबोसोम्स होते हैं? अरे राइबोसोम्स होते तो बेटा 2 टाइप्स के हैं, एक तो 70s राइबोसोम्स, एक तो 80s राइबोसोम्स बेटा। लेकिन 80 वाला इसमें नहीं बनता है, अरे 80 वाला इसमें बनता ही नहीं है, केवल 70
70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं बेटा? कौन से? 70s राइबोसोम्स ही पाए जाते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अरे राइबोसोम्स को कौन बना रहा है बेटा? डीएनए बना रहा है। तो राइबोसोम्स कहां पर बन रहे होंगे? साइटोप्लाज्म में बन रहे होंगे बेटा, क्योंकि डीएनए साइटोप्लाज्म में है तो राइबोसोम्स भी साइटोप्लाज्म में बनेंगे। आई होप इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया, आपने बायोलॉजी को पढ़ा, आपको हर एक बातें समझ में आई, आपको डायग्राम समझ में आए, किस तरह से डायग्राम को ड्रॉ करना है अगर वो एग्जाम में पूछा जाएगा, और कैसे भी क्वेश्चन इससे बेटा बनेंगे। सबसे ज्यादा पिली, फिम्बरी और फ्लैजिला से क्वेश्चंस बनते हैं, और मैं क्वेश्चंस लेकर भी आऊंगा आने वाले समय में बेटा। तो आपको पता चलेंगी चीजें कि हाँ किस टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बेटा, बाय।